नमस्कार। दो तीन सूचनाएं मैं देना चाहूँगा। जो हम इतिहास संचयन परीक्षा के जिस ऐप की बात कर रहे थे, जिस परीक्षा की बात कर रहे थे, वो ऐप तैयार हो चुका है। 89 समूह में व्हाट्सएप पे डाला जा चुका है। मेरा सभी 89 से अनुरोध है कि उसे वो आज चेक कर लें और चेक करने के बाद बताएं कि वो किस तरीके से वर्किंग कर रहा है, उचित है या कुछ और परिवर्तन चाहते हैं। तो ये 89 का जो राष्ट्रवादी लेखक संघ के 89 का जो समूह है, उसमें उस ऐप को डाला जा चुका है, एपीके को डाला जा चुका है। उसको कृपया अपने अपने फ़ोन में डाउनलोड करके, और फिर जब डाउनलोड होकर जब ऐप आपकी स्क्रीन पे आ जाए तो वहाँ से खोल के और उसका उपयोग करके देखें। और जब आपकी सबकी सहमति हो जाएगी तो फिर उसको एग्ज़ाम के लिए उतार दिया जाएगा। तकनीकी काम में थोड़ा बहुत समय लगता है, लेकिन हम एक एक करके हमारे काम पूरे हो रहे हैं। आज ऐप आ चुका है और कल हमारी जो वेबसाइट है, वेबसाइट का जो ऐप है, वेबसाइट का ऐप, वह भी कल तक आ जाएगा, ऐसी उम्मीद कर रहे हैं हम लोग जो है। इस दौरान अतुल पांडे जी चित्रकूट से जुड़े हैं, उन्हें मेरा नमस्कार। विदिशा से विनीत कुमार सारथे जी, उन्हें मेरा नमस्कार। शशांक भारद्वाज जी को मेरा नमस्कार। उमेश यादव जी को मेरा नमस्कार। जी हाँ, ऐप में अपना डिटेल भरना है और उसी में एक आपका प्रश्नावली खुल जाएगी, 50 क्वेश्चन है, उनको भी ट्राई कर लीजिएगा, दे लीजिएगा। और जब आप ट्राई करके उसको कम्प्लीटली सबमिट कर देंगे उनके उत्तरों को, तो आपके ईमेल पे उसका सर्टिफिकेट ऑटोमेटिकली आ जाएगा जो है। तो ये हमने व्यवस्था की है। और सर्टिफिकेट कैसा है ये बताइएगा, प्रश्न कैसे हैं, प्रश्नों का जो हमने जो तैयार किया है सेट, वो कैसा है, और उसके बाद हम इसको उतारेंगे। और जैसा कि आपसे तय हो गया है कि इस ऐप में हर हफ्ते नए प्रश्न डाले जाएंगे, जिससे ये अनवरत जो है इतिहास के विषय में जो रुचियां हैं लोगों की बढ़नी शुरू हो जाए। 2 दिन से मैं अल्बर्नी को लेकर चल रहा था। अल्बर्नी ने बहुत सारी चीज़ें ऐसी स्पष्ट कर रखी हैं जो यहाँ पे वामपंथी इतिहासकारों ने या यहाँ का जो सनातन संस्कृति का जो विरोधी समूह है, उसने जो भ्रांतियाँ उत्पन्न कर रखी हैं उसके विषय में। और उनमें से एक भ्रांति थी मनुस्मृति। और मनुस्मृति के बारे में स्पष्ट रूप से उसमें जिक्र है, लेकिन मनुस्मृति के द्वारा समाज संचालित होता था ऐसा कोई जिक्र नहीं है। अभी तो अल्बर्नी ने बताया कि मनुस्मृति जैसी 20 स्मृतियाँ भारत में प्रचलित थीं, और 20 के नाम मैंने कल पढ़ के सुनाए थे जो अल्बर्नी की सूची में थे। और ये भी नहीं कि उसको पहले नंबर पे मनुस्मृति को रखा हो, वो बीच में कहीं पड़ी हुई थी। इसके बाद 2 जिक्र और थे मनुस्मृति के। एक जिक्र था व्यक्ति की मृत्यु के उपरांत उसके उत्तराधिकारी के विषय में, दायभाग के विषय में, और एक जिक्र था सूर्य और चंद्र ग्रहण के विषय में जो है। बाकी जो है यहाँ पे कोई मनुस्मृति के आधार पर कोई कानून प्रक्रिया चलती थी, अल्बर्नी ने ऐसा कोई जिक्र नहीं किया गया। आज मैं कई प्रसंगों पे बात करना चाहूँगा। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है जिस पे चर्चा चल रही है, क्योंकि मैंने विषय कुछ इस तरह के चुने हैं इतिहास से जुड़े हुए, और उन इतिहास से जुड़े हुए विषयों का समसामयिक जो वर्तमान है उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। विनीत कुमार जी लिख रहे हैं कि 2-3 बजे से मैं 5 बजे ही आ रहा हूँ, ऑनलाइन पर रिफ्रेश करने के बाद ही 12 से 13 मिनट बाद आप लाइव देखते हैं। हाँ, ये कुछ तकनीकी कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, ये मुझे भी महसूस हो रहा है। कल भी कुछ दिक्कतें आई थी बीच में आवाज़ को और उसको लेके, और इसके कारण से मैंने स्थान बदला कि शायद एसी की आवाज़ की वजह से कुछ दिक्कत हो रही हो, थोड़ा स्थान बदला है। उम्मीद करता हूँ कि आज थोड़ी आवाज़ और ठीक आ रही होगी। कविता बाना जी आ गई हैं, उन्हें मेरा नमस्कार। विनोद कुमार जी हैं, उन्हें मेरा नमस्कार। डॉक्टर अतुल भारत, उन्हें मेरा नमस्कार जो है। सभी लोगों को मेरा नमस्कार। सभी लोग बहुत व्यस्त हैं, मैं जानता हूँ, आप लोग समय निकालते हैं। 31 के बाद लगभग पूरी तरह से लॉकडाउन ख़त्म होने जा रहा है, लगभग हो सकता है कि बढ़े, लेकिन हाँ, लॉकडाउन चलेगा भी तो छूटों के साथ चलेगा, तो लोग अपने अपने कार्यों में
व्यस्त भी होते जा रहे हैं, तो ये 5 बजे का समय निकालना एक बहुत ही कठिन कार्य है। अगर आप लोग सलाह देंगे तो इसको 1 घंटे और 6 बजे किया जा सकता है, जिससे अगर कोई कार्यालय जाता है तो उस कार्यालय का जो आने का समय है वो कम से कम एडजस्ट हो सके। ये सब आपके सुझावों पे निर्भर करेगा। कांग्रेस बहुत ही धूर्तता के साथ ऐसा प्रकट कर रही है कि जैसे भारत में बहुत बड़ी गड़बड़ी हो गई है सरकार से। जिन लोगों से गड़बड़ियां हो रही हैं, कांग्रेस उनकी तरफ कोई भी प्रश्न नहीं उठा रही है, कोई प्रश्न नहीं उठा रही है। और जो लोग कोरोना संकट को नियंत्रित करने में जुटे हुए हैं, उन पर वह प्रश्न उठा रही है। एक तो एक रटाया प्रश्न है कि लॉकडाउन कोरोना का उपचार नहीं है, लॉकडाउन से कोरोना ठीक नहीं हो सकता, टेस्टिंग होनी चाहिए। और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो मूर्ख टेस्टिंग की बात कर रहे हैं और तरह तरह के तर्क दे रहे हैं, आज मैं थोड़ा सा उन तर्कों पे बात करूँगा। 1 लाख प्रतिदिन टेस्टिंग होने पर भी भारत की 135 करोड़ जनता की टेस्टिंग के लिए 13,500 दिनों की आवश्यकता है। और यह 13,500 दिन 38 वर्ष के बराबर हैं। यदि हम प्रतिदिन 1 लाख टेस्ट करें और प्रत्येक भारतवासी को हम टेस्ट करने का टारगेट बना लें, लक्ष्य बना लें, तो इस काम में भी 38 वर्ष लगेंगे। अगर हम 10 लाख प्रतिदिन की टेस्टिंग शुरू कर दें तो भी 1350 दिन लगेंगे, यानी कि 1350 दिन का मतलब हो गया लगभग 3.25 साल। तो ये जो टेस्टिंग जो चिल्ला रहे हैं, नो डाउट टेस्टिंग जरूरी है, लेकिन उनके लिए ज़रूरी है जिनमें लक्षण दिखने लगे हैं। अब हम सारे नागरिकों की अगर टेस्टिंग करते हैं तो 10 लाख प्रतिदिन टेस्टिंग करने पर 3.25 साल, और 1 लाख जो इस समय हो रहा है, और दुनिया में कोई भी देश 1 लाख के ही आसपास टेस्टिंग कर पा रहा है, 1 लाख टेस्टिंग अगर हम करते हैं तो उसके लिए हमें फिर पूरी जनसंख्या को कवर करने के लिए 38 वर्षों की आवश्यकता होगी। तो ये जो टेस्टिंग वाले मूर्ख हैं, ज़रा अपना मैथमेटिक्स सही कर लें। अब बात आती है लॉकडाउन की। कोरोना के वायरस का जो काल है वो लगभग 14 दिन है। 14 दिन के बाद उसका असर ख़त्म होता है। तो लॉकडाउन आप देख रहे होंगे, पहला लॉकडाउन 21 दिन का, फिर 14 दिन का, इस तरह से 25 दिन का चल रहे हैं। 14 दिन की सीरीज चल रही है। यदि मुझे आज विनीत कुमार सारथे जी, आप बिल्कुल सही लिख रहे हैं। मैं आपको बता दूं, कल भी आपने लिखा था YouTube पर डालने की व्यवस्था शुरू हो चुकी है, डाउनलोड किए जा रहे हैं फेसबुक से, और YouTube पर उनको डाला जा रहा है। उसका पूरा एक चैनल बना दिया गया है, और मैं कोशिश ये करूँगा कि कल मैं उसकी भी घोषणा कर दूँ, वेबसाइट की और ऐप की घोषणा के साथ साथ कल मैं उसकी भी घोषणा कर दूँ। ये मैं उम्मीद करता हूँ। आप समझ सकते हैं कि तकनीकी काम जो तकनीकी व्यक्ति होता है वही कर पाता है, हर व्यक्ति नहीं कर पाता है, तो उस पर काम किया जा रहा है। आप निश्चिंत रहें, यूट्यूब पर ये डाले जाएंगे। जो है मूल मुद्दे पे आते हैं। तो मूल मुद्दा ये है कि यदि किसी को आज कोरोना होता है, कोरोना का संक्रमण उसे होता है, तो उसको प्रकट होने में ही 3-4 दिन लग जाते हैं, 4-5 दिन लग जाते हैं। कोरोना का वायरस आने के बाद 4-5 दिन तो उसको प्रकट होने में लगते हैं, फिर उसके बाद वायरस अपना असर दिखाता है, और वो वायरस 14 दिन की प्रक्रिया, एक साइकिल पूरा करके जो है तब जाके कंट्रोल में आता है। जो 14 दिन में वो पूरी तरह से व्यक्ति पर असर अपना दिखा पाता है, और बहुधा मामलों में वो ठीक हो जाता है। थोड़ी बहुत अभी, जैसा कि आपको पता है, कोरोना की कोई औषधि नहीं है, वह केवल सामान्य इम्यूनिटी बढ़ाने वाली विटामिन की गोली, बुखार की गोली आदि का कॉम्बिनेशन दे करके कोरोना के वायरस को कंट्रोल किया जा रहा है। मूलतः कोरोना एक चाइनीज़ शब्द है, और इस चाइनीज़ कोरोना शब्द का जो भारतीय पर्याय आम बोलचाल में रहा है वह रहा है नज़ला। यानी कोरोना एक प्रकार का नज़ला है, जुकाम। और ये क्योंकि इसके वायरस का साइज़ थोड़ा बड़ा है कोविड-19, इसलिए थोड़ा सा
घातक है, विशेष रूप से उनके लिए घातक है जो पहले से ही बीमार है। इसीलिए भारत में जो मृत्यु दर है वो लगभग 2 या 3% है और अधिकांश मामले ठीक होने के हैं। तो हम कितनी भी टेस्टिंग कर लें, टेस्टिंग समस्या का समाधान नहीं है। समाधान है क्वारंटीन करना। जो संक्रमण संदिग्ध हैं उनको क्वारंटीन करके दूसरे लोगों को बचाना है। और जो हमारी भारत सरकार है वह इसी प्रक्रिया को पूरा करने में जुटी हुई है कि कोई भी अगर कोरोना संक्रमित लक्षण वाला व्यक्ति दिखता है तो हम उससे दूसरों को कैसे बचाएं। और इसीलिए लॉकडाउन या एरिया को सील करना, हॉटस्पॉट घोषित करना, रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन घोषित करना, ये प्रक्रियाएं चल रही हैं। अब इन प्रक्रियाओं के क्या क्या असर हैं मैं वो आपको बताना चाहूँगा। इन प्रक्रियाओं के असर ये हैं, दिल्ली से जो प्रारंभ में मजदूर गए शुरुआत में, वह मजदूर अपने घर पहुँचे। मार्च के अंतिम सप्ताह से पैदल चलना उनका शुरू हुआ, अपने गांव पहुँचे। उत्तर प्रदेश में उनको अपने अपने गांव के स्कूलों में क्वारंटीन किया गया। निश्चित रूप से सरकार के पास करोड़ों लोगों के इंतजाम करने की सुविधाएं नहीं होती हैं। यह प्राचीन काल से चला आ रहा है, कोई नहीं कर पाता है। अगर यह सब करने की प्रक्रिया होती तो अमेरिका में जो ये मौतें हुई हैं 1 लाख से भी ज़्यादा, ये मौतें नहीं होती। पूरी दुनिया में लगभग 3 लाख से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं, वो 3 लाख से ज़्यादा मौतें नहीं होती, नहीं कर सकते इंतजाम से। तो इंतजाम करने का एक मेथड अपनाया जाता है जो कि गांव का प्रधान उनका इंतजाम करे। अब वो उस गांव के लोग हैं तो जाहिर सी बात है उनके परिवारीजन भी होंगे, तो वो दूर से उनकी देखभाल करें और उनका वो रखें। उत्तर प्रदेश में अधिकांश लोग इस प्रकार से क्वारंटीन रह के अपने घरों में जा चुके हैं। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश से पहले दौर में ग्रामीण क्षेत्रों से आंकड़े अधिक नहीं आए, लेकिन अब उत्तर प्रदेश से ग्रामीण क्षेत्रों से कुछ आंकड़े आ रहे हैं। और वो आंकड़े जो आ रहे हैं वो महाराष्ट्र से आने वाले मजदूरों के बाद, महाराष्ट्र से जो मजदूर आ रहे हैं वो निश्चित रूप से खतरनाक स्थिति में हैं और उनमें कोरोना के लक्षण पाए जा रहे हैं। लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश की सरकार उसी प्रक्रिया को अपनाए हुए है। लोग पहचान में आ रहे हैं और गांवों को सुरक्षित किया जा रहा है, गांव सुरक्षित रह रहे हैं। मैं गांव के लोगों को सैल्यूट करना चाहूँगा कि शहरी लोगों की तरह से मूर्खताएं करने की अपेक्षा वह लोग कोरोना से बचने के बेहतर उपाय कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर गाँवों को महामारी के दौरान कैसे जीवन जीना है वो परंपरागत रूप से ज्ञान मिला हुआ है और प्राय उस ज्ञान के कारण गांव के लोगों को गंवार कह दिया जाता है। लेकिन सच बात यह है कि वे जो गंवार जो जीवन पद्धति अपना रहे हैं वह वैज्ञानिक जीवन पद्धति है। अब क्योंकि हमने 70 वर्षों से अपने ग्राम्य जीवन पर कोई शोध नहीं किया तो इसलिए हमारे पास कोई दस्तावेज नहीं है कि हम अपने ग्राम्य जीवन की जो वैज्ञानिकता है उसको सही प्रकार से सिद्ध कर सकें। लेकिन ये वक्त आ गया है कि अब जो ग्राम्य जीवन में वैज्ञानिकता है उनको सही ढंग से उकेरा जाए। तो ये तो हो गई एक बात। अब जो टेस्टिंग को लेकर तमाशा कर रहे हैं उनको बेहतर जवाब है कि भैया सारी टेस्टिंग संभव नहीं है। इसके लिए लगभग 3.25 साल, अगर 10 लाख प्रतिदिन करते हैं और अगर 1 लाख का ही हमारा हिसाब किताब रहा तो 38 वर्ष लगेंगे जो है। तो फिर हमारे पास एकमात्र उपाय है लॉकडाउन, क्वारंटीन, हॉटस्पॉट, केवल और केवल यही हमारे पास उपाय हैं, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। अब आते हैं दूसरी बातों पे। दूसरी बातों पे ये कि ये देखा गया है कि बहुत बुरी तरह से उत्तर प्रदेश में जो मजदूर पैदल चले उस पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए जा रहे थे। ये कहीं ना कहीं अनावश्यक आरोपण था। उत्तर प्रदेश सरकार किस तरीके से चीज़ों को मैनेज कर रही थी मैं आज आपको बताऊंगा।
मैंने फेसबुक पर एक दिन पोस्ट डाली और मैंने उसमें आंकड़ा दिया कि भारत के जो सारे राज्य हैं 17 और 19 36 राज्य, इन राज्यों में 17 राज्य वो राज्य हैं जहां भाजपा विरोधी सरकारें हैं, जिसमें 6 राज्य ऐसे राज्य हैं जहां कांग्रेस की सरकार और 11 राज्य ऐसे हैं जहां पे गैर कांग्रेसी गैर भाजपा सरकार है। कांग्रेसी जो राज्य हैं उनमें महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पांडिचेरी, ये 6 राज्यों की कुल पॉपुलेशन लगभग 26.5 करोड़ है। और ये जो 26.5 करोड़ का जो आंकड़ा है वह 2011 की जनगणना के आधार पे है। इन 6 राज्यों में जहाँ पे 26.5 करोड़ जनसंख्या निवास करती है, 62,736 का आंकड़ा था पिछली 25 मई को। ये आंकड़े मैंने 25 मई को निकाले थे। 25 मई को 62,736 का आंकड़ा था। और जो गैर कांग्रेसी गैर भाजपा राज्य थे उनकी पॉपुलेशन लगभग 35 करोड़ थी। इन 35 करोड़ की जनसंख्या वाले राज्यों में 11 राज्यों में तमिलनाडु, केंद्र शासित दिल्ली, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, केरल, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम और मिजोरम, और इनकी जो पॉपुलेशन थी वो 35 करोड़। तो इस प्रकार से ये जो पॉपुलेशन हुई वो लगभग 61.5 करोड़ हुई सारे के सारे 17 राज्यों की। और ये जो 11 राज्य हैं इनमें 42,334 कोरोना संक्रमित 25 मई को थे। ये 42,334 और कांग्रेस शासित राज्यों के 62,736, इन दोनों आंकड़ों को मिलाकर 17 राज्यों में 61.5 करोड़ जनसंख्या में 1,05,070 कोरोना संक्रमित थे। 1,05,070 कोरोना संक्रमित थे। ये 17 राज्यों में जो गैर भाजपा राज्य हैं उनकी स्थिति 25 मई की मैं आपको बता रहा हूँ। 61.5 करोड़ जनसंख्या, 17 राज्य, 1,05,070 संक्रमितों की संख्या। अब 19 वो राज्य आ जाइए जिनमें भाजपा की सरकार है या राष्ट्रपति शासन है। इन 19 राज्यों की जो जनसंख्या है वह भी लगभग 61.5 करोड़ ही है। 17 राज्यों की 61.5 करोड़ और इन 19 राज्यों के भी 61.5 करोड़, आधा हिंदुस्तान बढ़ गया। और इस आधे हिंदुस्तान में 19 राज्यों में गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, आसाम, उत्तराखंड, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, गोवा, लद्दाख, मणिपुर, अंडमान, अरुणाचल प्रदेश और दादरा नगर हवेली, ये 19 राज्य हैं। इन 19 राज्यों में यानी कि उतनी ही जनसंख्या जितनी की गैर भाजपा शासित राज्य हैं, उतनी ही जनसंख्या 17 राज्यों में और उतनी ही जनसंख्या 19 राज्यों में। और इन 19 राज्यों में 25 मई को कोरोना संक्रमित का जो आंकड़ा था वो 37,117। 37,117। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 17 राज्यों में 1,05,070 और 19 राज्यों में 37,117। इस आंकड़े को आप समझ सकते हैं कि कहाँ पे कोरोना का कैसा प्रभाव है। और ऐसा भी नहीं कि सब कोई जादू हो गया हो। सबको पता है कि गुजरात की स्थिति, भाजपा शासित गुजरात की स्थिति अच्छी नहीं है। सबको पता है कि मध्य प्रदेश में भी भोपाल और इंदौर की स्थिति और उज्जैन की स्थिति अच्छी नहीं है। और सबको पता है कि उत्तर प्रदेश में भी आगरा बहुत बड़ा सेंटर बन के आया है। वो इन बड़े सेंटरों के बावजूद भी टोटल जो कोरोना संक्रमित की संख्या है वो 37,117 है, जबकि इसके ठीक विपरीत 17 राज्यों में जो गैर भाजपा राज्य हैं उनमें 1,05,070 है। अब ये जब मैंने पोस्ट डाली तो इस पर कमेंट आने शुरू हुए। और कांग्रेसियों की आदत है कि हम तो फिर भी, मुझे लगता है कि स्थितियाँ बदल रही हैं। अब जो राष्ट्रवादी लोग हैं वो मेहनत करने लगे हैं और जो पुराने वामपंथी उन्होंने तो मेहनत की,
लेकिन जो नए वामपंथी हैं वो मेहनत नहीं, पुरानी कमाई को ही खाना चाहते हैं। तो एक सज्जन ने कहा कि कोरोना संक्रमण के मामले में महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की तुलना नहीं की जा सकती। काफ़ी देर तक उनसे बहुत बहस हुई मेरी। मैंने कहा क्यों नहीं की जा सकती? तो उन्होंने कहा महाराष्ट्र में बॉम्बे जैसा बड़ा शहर है, और बॉम्बे जैसा बड़ा शहर होने जहाँ बड़ी जनसंख्या होती है तो महामारी जो है बड़ी संख्या में लोगों को संक्रमित करती है, इसलिए संक्रमण के जो आंकड़े होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। मुझे लगा बात तो सही है। बॉम्बे और दिल्ली दोनों ही बड़े शहर हैं, गैर भाजपा शासित हैं, और बड़ी मात्रा में संक्रमण हो रहा है। अब ये बात अलग है कि भाजपा शासित राज्यों में भी अहमदाबाद, सूरत, भोपाल, इंदौर, उज्जैन, आगरा बड़े शहर हैं, लेकिन क्योंकि अकेले मुंबई के मुकाबले ये अपेक्षाकृत छोटे शहर हैं, तो वो तर्क देके ये बताना चाह रहे थे कि उत्तर प्रदेश वगैरह बेकार हैं, ये वहाँ पे तो जो संक्रमण है वो इसलिए कम है क्योंकि वो छोटे ज़िले हैं। ये बात मुझे बहुत चुभी साइंस का स्टूडेंट होने के नाते कि ऐसा कैसे संभव है? संक्रमण तो फैल रहा है ना, तो संक्रमण जो फैल रहा है अगर एक ही सिस्टम से फैल रहा है तो जो रेशियो है वो समान होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो रेशियो ही पलटा हुआ है। 61.5 करोड़ जनसंख्या में 1,05,070 और दूसरी संख्या में 37,000 समथिंग। तो ये जो रेशियो है ये क्या इसके पीछे शासकीय प्रबंधन को श्रेय नहीं देना चाहिए? तब फिर मैंने क्या किया कि उन श्रीमान जी को जवाब देने के लिए, क्योंकि वो कह रहे थे कि नहीं सर, प्रत्यय जनघनत्व के बिना आंकड़ों की तुलना करना मूर्खता है। तो हमने कहा चलिए प्रत्यय जनघनत्व के आधार पे ही तुलना कर लेते हैं। तो हमने महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश का उदाहरण लिया, और महाराष्ट्र से मुंबई महानगर और मुंबई के उपनगर, क्योंकि वो एक ही संख्या है, एक ही जगह एड्रेस्ड हैं, उनको एक किनारे किया। और हमने एक और शहर, महाराष्ट्र का एक और बड़ा शहर पुणे, उसको भी अलग कर दिया। यानी कि मुंबई और पुणे के बाद हमने शुरुआत की महाराष्ट्र के उन शहरों में जो मुंबई से दूर हैं, और उनका आंकड़ा हमने निकाला, और 10 शहर संक्रमण की दर के हिसाब से जो ऊपर के 10 शहर थे उनको लिया। और उन 10 शहरों में औरंगाबाद, ये आंकड़ा कल का आंकड़ा है, कल 27 मई का आंकड़ा है। औरंगाबाद में 1310, नासिक में 992, और रायगढ़ में 845, पालघर में 752, शोलापुर में 646, नागपुर में 481, जलगांव में 447, अकोला में 437, कोल्हापुर में 340 और सतारा में 339। 10 शहर हमने लिए। एक बार फिर नाम समझ लीजिए आप, औरंगाबाद, नासिक, रायगढ़, पालघर, शोलापुर, नागपुर, जलगांव, अकोला, कोल्हापुर और सतारा। और इन 10 शहरों में जो आंकड़ा आया निकल के टोटल कल का, वो 6,579। 6,579। और मैं समझता हूँ कि अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इन 10 शहरों की जो जनसंख्या हमने टोटल की 2011 की जनगणना के हिसाब से, तो ये लगभग 1 करोड़ आई। लगभग 1 करोड़ जनसंख्या में 6,579 10 शहर। अब उनमें उत्तर प्रदेश के 10 शहर लिए। उत्तर प्रदेश के जब हमने 10 शहर लिए जो टॉप वाले हैं, तो उनकी जनसंख्या 1.5 करोड़ आई। अब क्योंकि कांग्रेसी और वामपंथी कह रहे थे कि प्रत्यय जनघनत्व को आधार मानते हुए तुलना की जाए, तो यानी कि जो उत्तर प्रदेश के 10 शहर हैं उनकी जनसंख्या 1.5 करोड़, यानी कि डेढ़े हो गए। महाराष्ट्र के शहरों से वो डेढ़े हो गए, प्रत्यय जनघनत्व डेढ़ा हो गया। 1.5 करोड़ जनसंख्या 10 शहरों में जो, उस डेढ़ा जनघनत्व होते हुए भी जो आंकड़ा था, आगरा सबसे ऊपर था उत्तर प्रदेश में 866, मेरठ 389, नोएडा 362, कानपुर 337, लखनऊ 335, गाजियाबाद 243, सहारनपुर 232, फिरोजाबाद 227, मुरादाबाद 187, रामपुर 170। ये 10 ज़िले हमने लिए जिनकी टोटल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 1.5 करोड़ थी। और इन 10 शहरों में
आगरा, मेरठ, नोएडा, कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, सहारनपुर, फिरोजाबाद, मुरादाबाद, रामपुर, सारे बड़े शहर हैं। इनमें कोरोना संक्रमितों का जो आंकड़ा था कल का, वह 3,348। अब आप अनुमान लगा लीजिए कि 1 करोड़ जनसंख्या के महाराष्ट्र के 10 शहरों में, जिसमें मुंबई और हमने पुणे को शामिल नहीं किया, 6,579, और उत्तर प्रदेश के 10 शहरों में जहां जनसंख्या 1.5 करोड़ थी, दौड़ी थी महाराष्ट्र से, वहां पर संक्रमण का आंकड़ा 3,348। और यह बात किसी से छिपी नहीं है कि यह वह उत्तर प्रदेश है जहां होकर मार्च के अंतिम सप्ताह से दिल्ली से भगाए गए मजदूर विभिन्न साधनों से और बहुधा पैदल जा रहे थे। अब आप ये जो प्रत्यय जनघनत्व वाला जो एक शब्द का प्रयोग किया जा रहा था, वो तो फेल हो गया, क्योंकि इस दृष्टि से महाराष्ट्र से आधे ही आंकड़े रह गए। तो विचार करने की जो चीज़ है वो ये है कि वास्तव में जो शासकीय प्रबंधन है वो किसका श्रेष्ठ है। मैं जहाँ पे काम करता हूँ वहाँ मुझे मालूम है कि अगर मैं कठोर ना रहूँ तो कोई भी काम नहीं हो पाएगा और दुर्घटना भी संभव है। कठोरता के बिना अनुशासन बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और कठोर रहने का मतलब ये नहीं कि किसी को हानि पहुंचाई जाए। मेरा स्टाफ लगभग 250 लोगों का स्टाफ, मैं कभी किसी को हानि नहीं पहुंचाता, लेकिन कठोरता में कोई कमी नहीं छोड़ता। आप बहुत ध्यान से देखें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कठोरता तो बरती, लेकिन किसी को हानि नहीं पहुंचाई। हॉट स्पॉट होने के बाद भी लोगों का इलाज कराया। उस हॉट स्पॉट कराने में कितना पथराव हुआ उत्तर प्रदेश के नगरों में, वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। लगभग प्रत्येक शहर में पथराव की घटनाएं हुई, लेकिन फिर भी कठोर होते हुए हॉट स्पॉट एरियाज को सील किया गया। और सील करने के बाद, प्रारंभ में ही सील करने के बाद, एक झटके में रोक लिया। अब आप देखिए, ये अंतर होता है शासन का। मालेगांव महाराष्ट्र का एक शहर है जिसका मैंने जिक्र तक नहीं किया है, इन 10 शहरों में शामिल नहीं है, नीचे है वो। अब मालेगांव में जो घटना होती है, अगर किसी ने वीडियो देखा हो तो पता होगा, 4 सिपाही खड़े हुए हैं पुल पे और पूरा का पूरा एक वर्ग विशेष जुम्मे की नमाज के बाद उस पुल पे आते हैं और उन 4-5 बेचारे सिपाहियों को पथराव करके खदेड़ते हैं। तो इन 4-5 सिपाहियों की ड्यूटी लगाने की क्या आवश्यकता थी, जब हमें मालूम है कि कोरोना जैसी महामारी है तो पहले से ही फोर्स ज़्यादा लगाइए ना। और मैं उस वीडियो में जो देख रहा था वो ये था कि जैसे ही फोर्स की अतिरिक्त बसें आके खड़ी हुई और वो उतर के दौड़े, वो जो बहुत बड़ी भीड़ पुल की तरफ आ रही थी, अचानक पलटी और वापस पीठ दिखाकर भागती हुई नजर आई। बहादुरों की वो फौज जैसे ही पुलिस आई, अतिरिक्त बल आया, पीठ दिखाकर भागती हुई नजर आई। यह दृश्य देखने को मिले। और लगभग यही दृश्य उत्तर प्रदेश में थे कि जब अनेकों लोगों ने उन मोहल्लों में जाके जहां पथराव हुआ, जब बात की और बात करने के बाद पूछा कि भाई ये आपके मोहल्ले में पथराव कैसे हुआ, तो बेवकूफ़ बनाने की बहुत बड़ी हद कि साहब हमें नहीं पता कौन पथराव कर रहा था। जिस व्यक्ति से पूछो हमें नहीं पता कौन पथराव कर रहा था, हम तो बस दरवाज़ा बंद करके बैठे हुए थे, जो है बाहर से कहीं आए थे सर। कौन थे सर? पता नहीं कौन थे जो है। इसका मतलब क्या हुआ? यह मानसिकता बताती है कि अगर संख्या में अधिक होंगे वो और हमारा जो बल है वो कमज़ोर होगा तो वो आप पर हावी हो जाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, आप नियंत्रण भी कर लेंगे तो उनका अलतकिया फॉर्मूला शुरू हो जाएगा और वो कहेंगे हमने तो किया ही नहीं है, दूसरे लोग करके गए हैं। ये जो चीज़ हुई है वो दूसरों ने की है, सारे लायक हैं, समझते नहीं है, इस तरह की बातें करना शुरू कर देते हैं। हमें इस सबसे बचने की आवश्यकता है। अक्सर कर लोग मुझसे पूछते हैं कि आप बौद्ध धर्म के पीछे क्यों पड़ गए हैं। मैं पूरी ईमानदारी के साथ कहना चाहूँगा कि मैं बौद्ध धर्म के पीछे नहीं पड़ा हूँ। मैंने स्वयं लद्दाख आदि में जाकर देखा है कि जो वास्तविक बौद्ध हैं
जो परंपरागत रूप से कई पीढ़ियों से बौद्ध हैं, वह लोग बहुत सहज और सरल हैं। लद्दाख में हमारे न्यास से जुड़े हुए आदरणीय डॉक्टर प्रदीप कुमार दास जी एसोसिएट प्रोफेसर हैं, विभागाध्यक्ष हैं, वह भी इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि वहाँ पर जो बौद्ध हैं बहुत सहज और सरल हैं, सरलतापूर्वक बात करते हैं। लेकिन यहाँ जो भारत के मैदान में जो लोग हैं, ये जो मैदान में उतरे हुए जो लोग हैं, ये नव बौद्ध नहीं है, ये फर्जी नव बौद्ध हैं। और इन फर्जी नव बौद्धों का एक ही ध्येय है, केवल एक ही ध्येय है, और वो ध्येय है सनातन संस्कृति पर प्रश्न उठाना। और उसी प्रश्न उठाने के चलते अयोध्या में मंदिर निर्माण प्रारंभ होते ही गीदड़ों की तरह हुआ करना शुरू कर दिया उन्होंने। ये अक्सर कर अपनी पोस्टों पर डालते हैं, जिसमें एक दिलीप सी मंडल नाम का कोई व्यक्ति है। मैं समझता हूँ कि इस सारे समुदाय में सबसे धूर्त व्यक्ति वही है। और धूर्त मैं इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि वो मीडिया में पत्रकार रहा है, और जब सोशल मीडिया प्रारंभ हुई, वो प्रारंभ से ही सोशल मीडिया के बारे में जानता था, और सोशल मीडिया पर पिछले 10 सालों में उसने इतना बड़ा नेटवर्क तैयार कर लिया है कि वो जो कहता है इन फर्जी नवबौद्धों को वो सब कुछ सच नजर आता है। और ऐसे अनेकों लोग हैं। मजे की बात यह है कि जो वामपंथी लेखक हैं, जो हमारे सनातन संस्कृति से निकल के गए हुए हैं, वो तो आपस में सोशल मीडिया पे चोंच बढ़ा के आपस में बस निंदा अभियान छिड़े रहते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करते। लेकिन ये जो ये नवबौद्ध बने हुए हैं, ये बहुत घातक प्रचार कर रहे हैं, और इनके घातक प्रचार को तर्कों के माध्यम से तोड़ना हमारी पहली आवश्यकता हो जाती है। इस दौरान कुछ नए लोग जुड़े हैं, क्योंकि मैं निरंतर बोलता जा रहा हूँ और मैं प्रतीक्षा भी कर रहा था, तो एक बार मैं सबको नमस्कार कर लूँ। कानपुर से आचार्य रमाकांत शुक्ल जी, उन्हें मेरा नमस्कार। नवनीत मिश्रा जी को मेरा नमस्कार। और हापुड़ से निर्मला शर्मा जी, उनको मेरा नमस्कार। संजय दीक्षित केशव जी, उनको मेरा नमस्कार। कानपुर से हरिशंकर गुप्ता जी, उन्हें मेरा नमस्कार। सीतामढ़ी से नूपुर चतुर्वेदी, उन्हें मेरा नमस्कार। राजेंद्र पंडित जी को मेरा नमस्कार। गुड़गांव से मुक्ता मिश्रा जी, उन्हें मेरा नमस्कार। आदित्य गुप्ता जी को मेरा नमस्कार। नवनीत मिश्रा जी को मेरा नमस्कार। यशोवर्धन नयाल जी को मेरा नमस्कार। रोहित रोमिल शर्मा जी को मेरा नमस्कार। हेमा को स्नेहिल नमस्कार। कैलाश वाजपेयी जी को नमस्कार। अजमेर सिंह जी को नमस्कार, फतेहपुर से हैं। वीके गर्ग जी हापुड़ से, उन्हें भी मेरा नमस्कार। डॉक्टर नित्यानंद श्रीवास्तव जी भी आ गए हैं, उन्हें भी मेरा हाथ जोड़ के जय सिया राम। कैलाश वाजपेयी जी को नमस्कार। अतुल गुप्ता जी ग्वालियर से, उन्हें मेरा नमस्कार। तो लगभग सारे लोग जुड़ चुके हैं। तो मैं जो बता रहा था कि हमें ये जो फर्जी नवबौद्ध हैं, ये जो कुतर्क कर रहे हैं और कुतर्क करके समाज को जो दिग्भ्रमित कर रहे हैं, उनके भ्रम को तोड़ना है। और मैंने कल, आपको याद होगा कि अलबर्नी की किताबुल हिंद से एक प्रसंग पढ़ा था, जिसमें लिखा था कि शुद्धोधन के पुत्र बुद्धोधन ने समाज में धर्म का प्रचार किया। अर्थात सन 1000 में, फिर ध्यान दीजिएगा, सन 1030 के आसपास जब ये किताबुल हिंद पुस्तक लिखी गई, उस समय भारत में बुद्ध को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था, सम्मान की दृष्टि से। और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि जब ये फर्जी बौद्ध बताते हैं कि सब, मैं अक्सर कर पढ़ता हूँ कि सब पुष्यमित्र सिंह ने और शंकराचार्य ने बौद्धों को कत्लेआम किया, उनके विहार जला दिए, नष्ट कर दिए, ये कर दिया। इसका एक भी प्रमाण है उनके पास? दुष्ट बौद्धों का, कुछ दुष्ट बौद्धों का निश्चित रूप से उनको दंड दिया होगा, एक अलग बात है, लेकिन पूरे बौद्ध संप्रदाय को नष्ट कर दिया, ये संभव नहीं है। ये बात समझ में नहीं आती। इस देश में जैन भी थे, जैन के साथ तो कुछ नहीं हुआ। जैन तो एक बार भी ये नहीं कहते कि हिंदुओं ने हमको ये कष्ट पहुंचाया, सनातन धर्मियों ने हमको ये कष्ट पहुंचाया, एक बार भी यह चीज़ सामने नहीं आती। और मज़े की बात यह है कि सबसे कम संख्या में पारसी, जो फारस पे, यानी कि फारस
जिसे आज हम ईरान कहते हैं, भारत से जो लोग भागकर आए उन पारसियों को हमने जब स्थान दिया भारत में, तो उनसे संख्या में बेचारे बहुत कम हैं, इतने कम कि मात्र 1 या 2 लाख। जब हमने उनको नष्ट नहीं होने दिया तो हम बौद्धों को क्यों नष्ट करेंगे? यह बात समझ से परे है और यह एक मूर्खतापूर्ण प्रलाप है। सनातन संस्कृति को क्षति पहुंचाने के लिए किए जाने वाले प्रयत्नों में से एक है। हमें इन प्रयत्नों को रोकने के लिए तर्कपूर्ण कार्य करने ही होंगे, ये हमारी मजबूरी है। आज मैं एक पुस्तक आपके सामने और प्रस्तुत कर रहा हूँ और यह पुस्तक 1000 सन से पहले की है। यह पुस्तक सन 800 के आसपास की है और इस पुस्तक का नाम है चचनामा। जी आदित्य जी, बिल्कुल आज मुझे लग रहा है आज पानी पीना पड़ेगा, अन्यथा मैं प्रतिदिन बिना पानी पिए बोलता रहता था, लेकिन आज मुझे पानी पीना पड़ेगा। इस दौरान मनोज कुमार गुप्ता जी आ गए हैं, उन्हें भी मेरा नमस्कार। जी, तो ये जो चचनामा पुस्तक है ये बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। भारत के इतिहास को जानने के लिए अलबर्नी की किताब-ए-हिंद, चचनामा और इब्न बतूता का भारत यात्रा, ये 3 पुस्तकें बहुत महत्वपूर्ण हैं जो इस्लामिक काल में जो घटनाएं घटी हैं उनका थोड़ा बहुत साक्ष्य प्रस्तुत करती हैं। इसके अलावा इस्लामिक काल से पहले के लिए मैगस्थनीज से लेकर फाहियान और ह्वेनसांग की पुस्तकें बहुत महत्वपूर्ण हैं। अन्यथा अधिकांश इतिहास वामपंथियों की कपोल कल्पनाओं द्वारा गढ़ा गया है और इन वामपंथियों की कपोल कल्पनाओं को तोड़ने के लिए हमें बहुत काम करना होगा। भारत के सनातन संस्कृति पर इस्लाम द्वारा कितना अत्याचार किया गया है, यह इस्लामिक लेखकों द्वारा जो लिखी हुई तत्कालीन पुस्तकें हैं उनमें स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। वामपंथियों ने प्राय उन प्रसंगों को एक किनारे कर दिया और समाज के सामने नहीं आने दिया। अब ये हमारा नैतिक दायित्व बनता है कि हम उन प्रसंगों को ढूंढें और उन प्रसंगों को अपनी युवा पीढ़ी के समक्ष लाएं। फर्जी नवबौद्धों को हमें बार बार बताना होगा, बार बार उन्हें याद दिलाना होगा कि जिस सनातन संस्कृति को आप बौद्ध धर्म के विरोध में समझते हो, तुम अपने धर्म के जो अपराधी हैं उनसे हाथ मिलाकर उन लोगों को दोष पहुंचा रहे हो जिन्होंने आपको सम्मान देने की कोशिश की। बुद्ध को सम्मान दिया, अपने अवतारों में स्थान दिया। आप केवल एक बृहद्रथ के प्रसंग को कि पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ को मार डाला, आप केवल उसको प्रश्न चिन्हित करते हो। आप कभी सोचते हो कि आखिर भारत में विदेशी आक्रमणों का जो श्रृंखला प्रारंभ हुई उसके पीछे क्या कारण है? बौद्ध धर्म की प्रथम संगीति के बाद गौतम बुद्ध ने कोई धर्म प्रारंभ नहीं किया था, केवल एक संघ बनाया था और उस संघ के माध्यम से सनातन संस्कृति और भारतीय समाज के परिष्करण का कार्य किया था। लेकिन धूर्त लोगों के जमावड़े के बाद, प्रथम संगीति के बाद, बौद्ध सिद्धांतों को धर्म के रूप में सनातन संस्कृति से पृथक करके उसमें नई चीज़ें जोड़कर, अगर किसी को नई चीज़ें कैसे जोड़ी गई, अगर किसी को ये जानना हो तो इसके पर्याप्त प्रसंग उपलब्ध हैं और मैं अपने अगले वक्तव्य में और कोशिश करूंगा कल ही कि नई चीज़ें कैसे जुड़ी, बौद्ध धर्म में नई चीज़ें कैसे जुड़ी, उनके 1-2 प्रसंग में कल आपको अवश्य बताऊंगा। मूल बात यह है कि बौद्ध धर्म के फैलने से पहले भारत पर किसी भी विदेशी आक्रांता ने आक्रमण करने की हिम्मत नहीं जुटाई। आप बहुत ध्यान से देखिए, सिकंदर का काल कौन सा काल है? गौतम बुद्ध और सिकंदर के काल में कितना अंतर है? लगभग 200 वर्षों का। लगभग 200 वर्ष बाद जो है सिकंदर आक्रमण करता है। तो यह अपने आप में आप समझ सकते हैं कि इन 200 वर्षों के दौरान क्या क्या बीता होगा जब 70 साल में इतना परिवर्तन
आ सकता है, तो 200 सालों में कितना बड़ा परिवर्तन हुआ होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। प्राचीन काल में छुआछूत का कोई प्रसंग नहीं मिलता। भारत हिमालय द्वारा संरक्षित राष्ट्र था, और हमारी जो हमारे पूर्वज थे वह साहसी, जुझारू और वीर पुरुष थे। इस कारण कोई भी विदेशी शक्ति भारत की तरफ आंख उठाकर नहीं देखती थी। उसका एक बहुत बड़ा फायदा ये था कि भारत में महामारियों की कोई स्थिति नहीं थी। लेकिन जब विदेशी आक्रमण शुरू हुए, उसके बाद जिस प्रकार से कोरोना विदेश से आया है, उसी प्रकार से विदेशी आक्रांताओं के साथ साथ महामारियों के प्रसंग भी मिलने शुरू हो जाते हैं। राम प्रत्येक कामगार वर्ग को अपने गले से लगाते हैं, चाहे वो नाव चलाने वाला केवट हो, चाहे वो निषाद राज गुह हो, चाहे वो शबरी हो, चाहे वानर हो, कोई भी हो, गले से लगाते हैं, कोई छुआछूत नहीं है। यही स्थिति महाभारत काल में है। महाभारत काल में भी अनेक प्रसंगों में हमारे यहाँ तो परंपरा रही है, हमारा नायक जो भी शरण में आया उसको उठा के गले से लगा लेता है। वो कोई छुआछूत और भेदभाव नहीं मानता। ये छुआछूत और भेदभाव की स्थिति आने के पीछे जो कारण है, विदेशी आक्रांताओं के यहाँ पर बसने के बाद जो विदेश व्यापार की जो प्रक्रियाएं शुरू हुई, उन प्रक्रियाओं से सीधे सीधे महामारियां यहाँ पे प्रवेश करने लगी। और जब महामारियां प्रवेश करेंगी तो जैसे आज हम 2 गज की दूरी कर रहे हैं, मुंह से मास्क बांध रहे हैं, दूर बने हुए हैं, तो ये दूर बनने की परंपरा कहीं ना कहीं हमारे ऋषि मुनियों के अथक शोध के बाद ये उत्पन्न हुई होगी, और लोग इसको भेदभाव का नाम देने लगे। भेदभाव की जो स्थितियां हैं, मैं पहले भी वक्तव्य में बता चुका हूं कि यह स्थितियां जिसमें वंचित समुदाय विकसित हुआ, आर्थिक स्तर जो गिरा, इसके पीछे ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ज़्यादा दोषी है। अन्यथा मैंने एक बाकायदा प्रमाण सहित आपको बताया कि हरिश्चंद्र ठाकुर के पुत्र गुरुचंद ठाकुर ने बंगाल में 1096 विद्यालयों की स्थापना की थी। अब आप समझ सकते हैं कि और वहीं ईश्वरचंद विद्यासागर और राम मोहन राय के जो विद्यालय जो उन्होंने स्थापित किए, उनकी संख्या 50 से ज़्यादा नहीं थी, और गुरुचंद ठाकुर ने 1096 विद्यालय स्थापित किए। तो कोई अगर कहे कि आर्थिक रूप से हमारा जो वंचित समुदाय है वो पिछड़ा हुआ था, ऐसा नहीं है। मैंने एक प्रसंग और बताया था कि 1735 में ये स्थिति आ गई थी ब्रिटेन में कि वहाँ स्वदेशी आंदोलन चला, और उस स्वदेशी आंदोलन में भारत के माल का बहिष्कार, भारत के कपड़े का बहिष्कार किया जा रहा था। तो ये सारे प्रसंग ऐसे हैं जो इन फर्जी नवबौद्धों की जो ये शोषण की जो कहानी है, उसकी धज्जियाँ उड़ा देते हैं। अब मैं जो चशनामा का थोड़ा सा जिक्र करना चाहता हूँ, मैं इस पर कल विस्तार से बोलूँगा, लेकिन फ़िलहाल मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देना चाहूँगा। मूलतः जो चशनामा पुस्तक है वह जो मोहम्मद बिन कासिम हमारे यहाँ आक्रमण करने आया था, प्रारंभ में पहला आक्रमणकारी सिंध पर, वह उसके समय की पुस्तक है। मोहम्मद बिन कासिम ने जो भी वर्णन अपने परिवार में सुनाया, जो भी पत्राचार किया उस युग में, वह पत्राचार मोहम्मद बिन कासिम के परिवार वालों ने सुरक्षित करके रख रखा था। और वह सुरक्षित जो पत्र व्यवहार था या जो किस्से थे, उनको अंत में सिंध में एक फारसी के विद्वान अली कूफी साहब को मोहम्मद बिन कासिम के वंश में जो उनके उत्तराधिकारी थे काजी इस्माइल सकीफ़ी द्वारा एक पोथी में बंधे हुए वो कागज़ मिले, और उन्होंने उनको इन अली कूफी साहब को सौंप दिया। अली कूफी साहब अरबी और फारसी के विद्वान थे। उन्होंने उनका अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद फारसी में इस चशनामा पुस्तक को लिखा, और बाद में ये पुस्तक अरबी भाषा से फारसी में आई, फारसी से इसका अंग्रेजी में एलिफेंटन ने किया अनुवाद, और उसके बाद अंततः हिंदी में आ चुकी है।
और हिंदी में आने के बाद इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें बताती हैं। मैं आज केवल सिर्फ और सिर्फ एक प्रसंग लूँगा और वो प्रसंग होगा कि क्या शंकराचार्य ने भारत में बौद्ध धर्म का विनाश कर दिया था। मैं केवल और केवल एक प्रसंग आज इसमें देना चाहता हूं कि क्या पुष्यमित्र शुंग ने बौद्ध धर्म का विनाश कर दिया था? तो उसका उत्तर है नहीं, क्योंकि फाहियान और हेनसांग उसके बाद आए थे। अब हेनसांग के बाद कोई ऐसा प्रसंग नहीं मिल रहा था कि जिसमें हमें पता चले कि बौद्ध धर्म का अस्तित्व ठीक ठाक ढंग से था। तो मैं केवल उस दृष्टांत का आज मैं वर्णन करूंगा। एक दृष्टांत हमें अल-बर्नी की किताबुल हिंद में मिल चुका है कि उस समय, जिस समय अल-बर्नी ने 1030 में वो पुस्तक लिखी, भारत में बुद्ध को सम्मान प्राप्त था, अर्थात सनातन संस्कृति की तरफ से बुद्ध को क्षति पहुंचाने का कोई प्रयास नहीं किया गया था। हाँ, बौद्धों ने, बुद्ध के अनुयायियों ने जो विकृतियां उत्पन्न कर दी थी, उन पर शंकराचार्य और बौद्धों के शास्त्रार्थ का जिक्र अवश्य मिलता है। शास्त्रार्थ हुए हैं, मंडन मिश्र का नाम उन्हीं शास्त्रार्थों में एक शास्त्रार्थ है। तो बहुत सारे शास्त्रार्थ हुए हैं शंकराचार्य के टाइम, लेकिन यह पुस्तक शंकराचार्य के बाद की है। और शंकराचार्य के बाद की इसलिए कि जिस समय मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया, शंकराचार्य उससे पहले संसार से विदा हो चुके थे। अब इस पुस्तक में जो लिखा हुआ है, मैं एक पैराग्राफ सुनाऊंगा, उस पैराग्राफ से ही आप समझ जाएंगे। और यह पुस्तक किसी भारतीय सनातन संस्कृति वाले ब्राह्मण की लिखी हुई नहीं है, किसी कायस्थ की लिखी हुई नहीं है, किसी क्षत्रिय की लिखी हुई नहीं है, किसी वैश्य की लिखी हुई नहीं है, न किसी अंग्रेज की लिखी हुई है। यह पुस्तक मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा जो पत्राचार हुआ है और मोहम्मद बिन कासिम ने जो अपने परिवार में जो कहानियाँ बताई, उनके आधार पे मोहम्मद बिन कासिम के वंशजों द्वारा लिखवाई गई है। और ये इस दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। शहर अलौर की शान और खूबसूरती देखिए, जिसके चरणों में विशाल सिंधु नदी बहती है। शहर पूरा पक्की हुई ईंटों से बना हुआ था, पक्की हुई ईंटों से बना हुआ था। छोटी छोटी नहरें बहती थीं, आलीशान बंगले, बाग बगीचे और फव्वारे थे। परंतु 962 ईस्वी में ज़बरदस्त भूकंप के कारण नदी ने अपना बहाव बदल लिया। आप देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात इस पुस्तक में है कि 962 ईस्वी में ज़बरदस्त भूकंप के कारण नदी ने अपना बहाव बदल लिया और आहिस्ता आहिस्ता शहर पतन की ओर मुड़ गया। इस महान और सुंदर शहर में 5वीं सदी के आखिर में सिंध पर राय घराने का राज शुरू होता है। यह बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, यानी गौतम बुद्ध को मानने वाले थे। इसलिए इस राज को बुद्ध घराने का राज माना जाता था। यहाँ कुछ भी मतभेद हैं, क्योंकि कुछ इतिहासकारों ने, अब ये बात की चीज़ें हैं, यानी ये पुस्तक की मैं पहले सबसे पहले जो भूमिका है लेखक द्वारा, वह मैं पढ़ के सुना रहा हूँ आपको। जो है, कुछ इतिहासकारों ने इसे शूद्र घराने का राजा भी कहा है, क्योंकि इस ज़माने में कई जातियाँ हिंदू धर्म छोड़कर बुद्ध धर्म को अपना रही थी। तब तक ये धर्म लोकप्रिय हो चुका था। तो ये तो बहुत बड़ी बात ये आई निकल के कि शूद्रों के भी राजा उस समय थे और लोग बौद्ध धर्म को अपना रहे थे। यानी कि 962 में शंकराचार्य के बाद भी लोग बौद्ध धर्म को अपना रहे थे और उनके राजा भी थे। शंकराचार्य के बाद भी अब इन फर्जी नवबौद्धों को ये बताने के, अनूप जी इसको कोड करिएगा कहीं पे अगर आप मेरी बात को सुन रहे हो, कि सन 962, याद रखिएगा इस चीज़ को, सन 962 में भी जब शंकराचार्य का अस्तित्व नहीं था, शंकराचार्य के अस्तित्व के बाद भी भारत में लोग बौद्ध धर्म को अपना रहे थे और बौद्ध राजा भी थे और सिंध में बौद्ध राजा ही थे, यह पुस्तक बताती है। ऐसा लगता है कि राय घराने वाले शायद शूद्र जाति के थे और इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था, इसलिए इस घराने को बौद्ध घराना भी कहा जाता है जो है। लेकिन आम चर्चा में इसे राय घराना ही माना जाता था। राय घराने द्वारा बौद्ध धर्म अपनाने के कारण ये धर्म खूब फला और फैला
आगे चलकर जब चच घराने की नींव रखी गई तो अंदर ही अंदर हाकिम और ओहदेदार और दरबारी लोग और आम जनता में फूट पड़ने लगी। तोहफत तुलक राम में अली शेर काने की फारसी में लिखित सिंध तारीख यानी सिंध के इतिहास के अनुसार राय घराने की नींव 585 ईस्वी में राय देवायत ने डाली थी और इसके बाद उनका बेटा राय सहीरस राजगद्दी पर बैठा। इसके बाद उसका पुत्र साहसी। कहानी चौथे राजा सहीरस से शुरू होती है, कारण कि वहाँ राय के यहाँ द्वितीय सहीरस थे, इसलिए इन्हें सहीरस द्वितीय कहा जाएगा। यानी कि 4 वंश सीधे सीधे निकल गए और उनके पास अपार दौलत थी। राय सहीरस, अब एक बौद्ध राजा का वर्णन आ रहा है। राय सहीरस द्वितीय के पास अपार धन दौलत थी, उसका राज्य बहुत संपन्न था। राय साहसी अपने न्याय, बहादुरी और उदारता के लिए मशहूर थे। उनके प्रांत की सरहदें पूर्व में कश्मीर, अब आप समझ लीजिए पूरा पाकिस्तान जिसे आज हम कहते हैं, और वह है राय साहसी के अंतर्गत। पूर्व में कश्मीर, पश्चिम में मकरान और दक्षिण में अरब सागर का तटीय इलाका जहां आजकल देवल अर्थात कराची है, और उत्तर में केकान और करदान की पहाड़ियों तक फैला हुआ था। अर्थात इस चचनामा पुस्तक के अनुसार बौद्ध राजा का शासन आज जो पाकिस्तान हम देख रहे हैं उस पूरे पाकिस्तान में था। अब जो मैं कहता हूँ, बार बार इशारा करता हूँ कि जो भारतीय मुसलमान हैं उसमें से 90% लोग बौद्धों से परिवर्तित हुए हैं। और बौद्ध ग्रंथों में जैसा कि वर्णित है, बौद्ध प्रारंभ से ही सनातन संस्कृति से द्वेष मानते थे। तो ये जो मुस्लिम जो हुए हैं, भारतीय मुसलमान, ये निश्चित रूप से वह जो परंपरागत सनातन संस्कृति के प्रति जो द्वेष है उसको पीढ़ी दर पीढ़ी लेकर आ रहे हैं, और आज तक वह संघर्ष निरंतर चला आ रहा है। इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है। अन्यथा मुसलमान तो इंडोनेशिया में भी है और मुसलमान मलेशिया में भी है। मलेशिया की जो एयरलाइंस है उसको गरुण एयरलाइंस कहा जाता है, और मलेशिया के नोटों पर गणेश और कुबेर के चित्र हैं। और मज़े की बात, इंडोनेशिया में तो पूरा अपने आप को राम का ही वंशज मानते हैं, और राम लीला जगह जगह विस्तार पूर्वक आज तक हो रही हैं मुसलमान होने के बाद। और एक बार कहा जाता है, मुझे नहीं पता कि इसमें कितनी सत्यता है, लेकिन ये कहा जाता है कि एक बार पाकिस्तान के किसी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री ने इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति से कहा कि आप इस्लाम में रहकर भी ये राम को क्यों मानते हैं। तो मैं इसकी डिटेल पता करूँगा, और किसी के पास अगर हो तो बताइए। तो इंडोनेशिया के उस राष्ट्राध्यक्ष ने कहा कि हमने धर्म बदला है, अपने पूर्वज नहीं बदले हैं। आप समझ सकते हैं इस बात का मर्म। तो मैं बार बार इस चीज़ को इशारा कर रहा हूँ, और मुझे कहीं ना कहीं इसीलिए लगता है कि जो ये नवबौद्ध हैं, क्योंकि भारतीय मुसलमानों को सनातन संस्कृति से द्वेष रखना है, 2-4 लोग निकल के आते हैं जो द्वेष की भावना से अलग हट के, और वास्तव में जो एक मानवता का जो धर्म है, जो सनातन संस्कृति का जो मूल स्वरूप है, मानवता का स्वरूप है, विश्व बंधुत्व का जो स्वरूप है, और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का जो हमारा मूल मंत्र है, तो बहुत कम संख्या में ऐसे मुसलमान निकल के आते हैं जो इन सिद्धांतों के आधार पर हिंदुओं के साथ समरसता करने के लिए तैयार रहते हैं। अधिकांशतः सनातन संस्कृति के साथ पता नहीं क्यों विद्रोह और विरोध जैसी स्थितियां रखते हैं, और यही लोग, इनकी जो बड़ी बड़ी, आपने देखा ही होगा कि मौलाना साद कितनी बड़ी संपत्ति का मालिक है और क्या कर रहा था। तो ये जो संपत्ति, बड़ी बड़ी संपत्तियां हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे इन नवबौद्धों के पास केवल इसी काम के लिए भेजी जाती है, धन इसी काम के लिए भेजा जाता है कि वो सनातन संस्कृति के विरुद्ध अभियान छेड़ें। और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया वैसे ही इन्होंने अपना अभियान छेड़ दिया। मित्रों, बहुत ज़रूरी ये बात है और बहुत आवश्यक ये बात है कि हम सबसे पहले इन फर्जी नवबौद्धों पर बौद्धिक हमला बोलें। इन फर्जी नवबौद्धों पर बौद्धिक हमला बोलना इसलिए आवश्यक है कि ये हमारे वंचित समुदाय की जो स्थिति है, आर्थिक स्थिति है, उसके लिए कोई उपाय नहीं सोच रहे हैं। सिर्फ उनका वोट लेकर नेता बनना चाहते हैं,
सिर्फ और सिर्फ उनका वोट लेकर नेता बनना चाहते हैं और कहीं ना कहीं सनातन संस्कृति को नुकसान पहुंचाने के लिए जुटे हुए हैं। तो यह बहुत ज़रूरी है कि हम ये फर्जी नवबौद्ध हैं, इन पर बौद्धिक हमला बोल के तर्क के साथ जो बाकी हमारा वंचित समुदाय है इसके सामने वस्तु स्थिति को रखें। और जब हम वस्तु स्थिति को रखेंगे, छोटा सा उदाहरण पर्याप्त है कि अगर इतना ही अत्याचार था तो आपके पूर्वज इस्लामिक क्यों नहीं हो गए? आपके पूर्वज अंग्रेज़ों के टाइम में ईसाई क्यों नहीं हो गए? आप हिंदू धर्म में क्यों बने रहे? और आज ये फर्जी नवबौद्ध फर्जी कहानियाँ सुनाकर आपकी मानसिक स्थिति को बदलने में लगे हुए हैं और कहीं ना कहीं सनातन संस्कृति से आपको अलग ले जाना चाहते हैं। लेकिन इसका परिणाम रसिकलाल विश्वास, वीरेंद्र नाथ विश्वास और जोगेंद्र नाथ मंडल जैसा होने वाला है, उससे अधिक नहीं होने वाला है। यह हमारा ध्येय होना चाहिए। और मैं समझता हूँ इस चचनामा पुस्तक पे हम कल विस्तार से बात करेंगे। आज मैंने केवल और केवल वो उदाहरण दिया है कि वो उस युग में जब मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया तब भी बौद्ध धर्म फल फूल रहा था इस देश में। जो ये लोग कहते हैं कि पुष्पमत सुंग ने बौद्ध धर्म को ख़त्म कर दिया या शंकराचार्य ने बौद्ध धर्म को ख़त्म कर दिया, यह केवल धूर्तता है और धूर्तता के अलावा कुछ नहीं है। इन प्रसंगों को हमें आगे लाना होगा। हमारी जो कमजोरी रही वो यही रही कि 70 वर्षों से हम वामपंथियों ने एक जो हवा महल बना दिया, उस हवा महल में घुसकर उसी को सत्य समझते रहे। हमने कभी सनातन संस्कृति के प्रति निष्ठा रखकर, सनातन संस्कृति के प्रति आस्था रखकर कभी शोध कार्य करने के विषय में नहीं सोचा। हम एक अबूझे डर से डरते रहे कि अगर हमने सनातन संस्कृति के विषय में सोचा तो कहीं हम पे भगवा होने का, कहीं हम पे पिछड़ा होने का ठप्पा न लग जाए। तो हमें आवश्यकता इस बात की है कि हम जो सही बौद्ध धर्म है, जिस बौद्ध धर्म का सनातन संस्कृति से बहुत ज़्यादा विरोध नहीं है, हम सही बौद्ध धर्म और ये फर्जी नवबौद्ध हैं, इनके अंतर को जनता के सामने रखें। और मुझे जिस तरह से मैं खाली यहाँ पे वक्तव्य नहीं दे रहा हूँ, अपितु मैं लोगों से बातचीत भी कर रहा हूँ। और लोगों से जब मैं बातचीत कर रहा हूँ, विशेष रूप से वंचित समुदाय के लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, ओबीसी से बात कर रहा हूँ, तो मुझे जो उसका रेस्पॉन्स जो मिल रहा है, प्रत्युत्तर जो मिल रहा है, वो बहुत ही सकारात्मक है, बहुत ही प्रेरणा देने वाला है। और ये एहसास अंदर से आ रहा है कि निश्चित रूप से हम अपने लक्ष्य में सफल होंगे। अब ये वक्तव्य मैं ख़त्म करने जा रहा हूँ, लेकिन इससे पहले जो एक दो लोग और जुड़े हैं, मैं उन लोगों को भी नमस्कार कर लूँ। प्रभव तिवारी नमस्कार, सत्यपाल यादव जी को मेरा नमस्कार, सरोज कुमार मिश्रा जी को मेरा नमस्कार, मौसम सिन्हा जी मुरादाबाद से उन्हें नमस्कार, और मैं जिनका जिक्र कर रहा था डॉक्टर प्रदीप कुमार दास, उन्हें भी मेरा नमस्कार। आप सब लोग इसी तरह से मेरा संबल बनाए रखिएगा। मुझे विश्वास है कि आप मेरा साथ देंगे, और मेरा नहीं, हम सब लोग मिलकर चलेंगे। और जब हम मिलकर चलेंगे तो जो भी हमारे लक्ष्य हैं वो दूर नहीं रहेंगे, हम उनको प्राप्त करेंगे। सादर नमस्कार, धन्यवाद।